Hello, everyone. Welcome you all to a new episode of this podcast series. In our today's episode, we have with us Vikas Gulati ji. He's a renowned person in the insurance sector. Thank you so much, Vikas ji, for coming to our show. Thanks, Amit. Thanks for the invitation. विकास जी, इंश्योरेंस सेक्टर में आप कैसे आए और आपकी जर्नी कैसी रही? So, Amit, to be very precise, it all started in year 2004. I have just passed my graduation and I have been looking for a job. And one fine evening, when I reached back home, my father was having a pain in the heart. So we rushed to the doctor nearby, who is our family doctor. तो उन्होंने हमें बोला कि आप इनको लेके हॉस्पिटल पे जाओ। तो हम सडनली हमारे घर के पास अवध हॉस्पिटल था, वी वेंट टू दैट हॉस्पिटल एंड जहाँ पे हमें डॉक्टर्स ने बताया कि इनको कार्डियक अरेस्ट आया है एंड वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शंस। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया लाइफ के अंदर एंड वी सेड कि येस, तो अगर आया है देन वी शुड प्रोसीड फॉर, क्योंकि उन 2004 बहुत ही कम लोग ऐसे होते थे जिनको कार्डियक अरेस्ट आते थे, क्योंकि उस समय ऐसे हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते थे लोगों को। बट समहाउ हमारे फैमिली में ऐसा सिचुएशन आई। देन वहाँ से वी मूव टू PGI एंड वी हैव एंजियोप्लास्टी डन इन ईयर 2004। वहाँ जब डॉक्टर से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा व्हाट इज़ योर फी स्ट्रक्चर। सो ही सेड कि द कॉस्ट ऑफ एंजियोप्लास्टी वाज 2.8 लाख रुपीज़। सो इन एज एट दैट टाइम आई हैव जस्ट पास्ड आउट माय ग्रेजुएशन। तो मुझे लगने लगा कि ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। आज की डेट में तो विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर मोदी जी ने इसको काफ़ी ऑर्गेनाइज कर दिया है। जो एंजियोप्लास्टी है, जो स्टेंटिंग होती है, उसकी एक कॉस्ट डिफाइन कर दी है, पर उस समय ये कॉस्ट डिफाइंड नहीं थी। तो उस समय ये बहुत बड़ा अमाउंट था एंड वी आर हैविंग नो इंश्योरेंस। तो उस दिन मुझे समझ आई कि इस इंश्योरेंस की एक्चुअल वैल्यू क्या है। हमें समझ आने लगी कि आज अगर हमारे पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती तो आज हमारे ये 3 लाख रुपए बच सकते थे। बट समहाउ वी गॉट ऑपरेटेड एंड 2 से 3 दिन का प्रोसीजर होता है। उसमें आप सेम डे प्रोसीजर होता है और 2 दिन हॉस्पिटलाइजेशन रख के आपको डिस्चार्ज मिल जाता है। आज की डेट में तो बिकॉज ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट ये बहुत इजी हो गया है। कई कई हॉस्पिटल तो 1 सिंगल डे या 2 डेज में भी इसको डिस्चार्ज हो जाता है, पर उस समय इट वॉज अ लेंदी प्रोसेस। सो 3-4 दिन लग जाते थे। सो उस दिन मुझे समझ आया कि इंश्योरेंस की वैल्यू क्या है। इन 2005 आई हैव जॉइंड इन अ इंश्योरेंस कंपनी और वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। विकास जी, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है? लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको सिंपल सी एक लाइन बोलता हूँ जो आपने कभी शायद टीवी में सुनी भी होगी। लाइफ इंश्योरेंस मतलब जीवन के बाद, हेल्थ इंश्योरेंस मतलब जीवन के साथ। सो लाइफ इंश्योरेंस की तभी ज़रूरत पड़ती है व्हेन कोई ऐसा इंसिडेंट होता है और वो जनरली जीवन के बाद ही काम आता है, जिसमें जो इंसान, जो फैमिली मेम्बर, अर्निंग मेम्बर होता है, उसकी मिस हैपनिंग के बाद उसके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो अगर लाइफ इंश्योरेंस से कवर्ड होता है तो उनके घर वालों को एक अप्रोप्रिएट पैसे मिल जाते हैं ताकि वो अपना आगे का जीवन चला सकें। वेयर इज़ इन हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे रोज़ कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। कभी आजकल एक्सीडेंट्स पहले नहीं होते थे, अब बहुत सारे आप देख रहे हैं रोड्स पे ट्रैफिक कितना है, एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन हो गए हैं। पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी। आज से अगर हम 20 ईयर्स डाउन द लाइन चलें तो बहुत ही आपने कभी सुना होगा किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को कोरोना हो रहा है, या किसी को स्किन बेस्ड डिसीजेस हो रही हैं, जो कि आज की डेट में काफ़ी कॉमन है। और बिकॉज अब आज की डेट में हर चीज़ कमर्शियल होती जा रही है, आपने देखा होगा हर चीज़ का एक आजकल लाइफ बहुत ही फास्ट हो गई है। लोगों के पास खाना खाने का टाइम नहीं है, सोने का प्रॉपर टाइम नहीं है। तो अनईजी लाइफस्टाइल की वजह से ये सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियों की वजह से आप देख सकते हैं कितने लोग इसके अंदर परेशान रहते हैं। सो मुझे लगता है हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में सिंपल लाइन में यही मतलब है कि वो जीवन के बाद है और ये जीवन के साथ है। विकास जी, हेल्थ इंश्योरेंस किसे कराना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है? सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस से पहले मैं इंश्योरेंस के बारे में बताना चाहूँगा।
मेरे हिसाब से इंश्योरेंस सबको कराना चाहिए। आज भी इंश्योरेंस की जो पेनिट्रेशन है हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम है। स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो आज से कुछ साल पहले 0.1% थी, आज वो बढ़ के 7-8% तक आ गई है। पहले इंश्योरेंस कंपनीज स्टैंड अलोन नहीं थी। स्टैंड अलोन मतलब कि पहले जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ही इस प्रोडक्ट को बेचा करती थी। फिर इन ईयर 2006 से काफ़ी स्टैंड अलोन कंपनीज आ गई हैं इस डोमेन में, जो कि स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ही बेच रही हैं। तो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, एंड स्पेशली आज के पीरियड में एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। जब मैंने इंश्योरेंस ज्वाइन किया था 2004 में, तो मेरे कलीग थे, तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी, मैं आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स को बताना चाहूँगा। तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार एक गांव था, तो उस गांव में 20 परिवार रहते थे। तो सडनली उस गांव के एक परिवार में आग लग गई और उनका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया। और उनके जब घर डिस्ट्रॉय हुआ तो बाकी के 19 परिवार बहुत डर गए। तो बाकी 19 परिवारों ने उस एक परिवार को छोटा छोटा अमाउंट जोड़कर फिर से नया घर बनवा दिया, और वो परिवार जो कि पूरा बिखर गया था वो फिर से खड़ा हो गया। तो वहाँ से उन सब ने उस दिन से ये सोचा कि क्यों ना हम लोग एक छोटा छोटा प्रीमियम या एक छोटा छोटा फंड अपने एक अकाउंट में सेव कर लें, ताकि कभी भी किसी को भी, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो उस जगह पे उस जमाने में उनकी ये सोच रही है, जब उस समय शिप्स के थ्रू इंश्योरेंस होता था, बार्टर सिस्टम होता था, उस जमाने में उस गांव के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे कि कल को हमारे परिवारों पे अगर कोई आपदा आए तो हम उससे बच सकें। और उस दिन वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। लोगों ने छोटा छोटा अमाउंट जोड़ना शुरू किया, और जब भी कभी किसी के यहाँ दिक्कत आई उस समय उन्होंने उस फंड को यूज़ करके उस घर को बचाया। वहाँ से बेसिकली इंश्योरेंस का जन्म हुआ, और आज भी वो गांव है और उस गांव के अंदर जितने लोग हैं आज भी सिक्योर्ड हैं। आपने कभी बड़े शहरों में देखा होगा जो सोसाइटीज़ बना लेते हैं छोटे छोटे, आपने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो धीरे धीरे फिर उस इन चीज़ों को लोगों ने थोड़ा सा कमर्शलाइज कर दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना ली, एक फंड इकट्ठा करने लग गए, और इसी तरीके से ये इंश्योरेंस का जन्म हुआ। विकास जी, हेल्थ इंश्योरेंस किसे और किस एज में करा लेना चाहिए? As per my opinion, everyone should have this health insurance piece. Why? Because आज के टाइम में द कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज आउट ऑफ द पॉकेट्स। आज के टाइम में द हेल्थ एक्सपेंसेस आर वेरी हाई। हॉस्पिटल्स में आजकल मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से द कॉस्ट ऑफ सर्जरीज, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, द कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, इट इज़ वेरी हाई। सो मेरे हिसाब से हर इंसान को एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। आज भी हिंदुस्तान में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आज भी 7 to 8% लोग कवर्ड होंगे इसके अंदर, और आज भी हिंदुस्तान के अंदर 92% लोग अनकवर्ड हैं, जिनको मुझे लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप डेवलप्ड नेशंस की बात करें, अगर आप किसी भी बड़ी कंट्री की बात करें, तो वहाँ इंश्योरेंस इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है कि अगर कोई बीमार पड़ गया या किसी के यहाँ मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उनका घर बार सब बिक जाएगा। तो उनसे हमें सीखना चाहिए। इंश्योरेंस फॉर ऑल, एवरीवन शुड हैव इंश्योरेंस, एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि देखिए, गाड़ी का इंश्योरेंस तो एवरीबडी हैज़। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट ने उसके अंदर ऐसा नॉर्म लगा दिया है कि अगर आप इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपका चालान कट जाएगा। तो कई लोग तो डर के मारे भी कराते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंसेज, अगर आपने सुना हो गाड़ियों के अंदर, तो मैंडेटरी कर दिया है। अगर आपका वो नहीं है तो आपकी गाड़ी का कभी भी चालान कट जाएगा। सो मुझे लगता है गवर्नमेंट को कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस को भी एक शेप मिल सके। ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है आज भी, अवेयरनेस इसमें बहुत कम है, बट इन कोविड पैंडमिक आपने देखा होगा इसकी अवेयरनेस बहुत बढ़ गई। कोविड से पहले इसकी पेनिट्रेशन बहुत कम थी, बट फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स अगर हम देख रहे हैं, बिकॉज मैं इसको पिछले 20 साल से देख रहा हूँ,
मैंने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इस डोमेन में। तो मुझे लगता है कि कोविड के बाद से इसको एक बूस्ट मिला है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई है, लोगों को समझ आने लगा है कि व्हाट एक्चुअली इज हेल्थ इंश्योरेंस। तो मुझे लगता है एवरीवन शुड हैव हेल्थ इंश्योरेंस। पॉइंट नंबर 2, पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए बहुत डिफिकल्टी होती थी, आज की डेट में वो नहीं है। पहले इंश्योरेंस कंपनी 45 ईयर्स के बाद कोई भी बंदा लेता था तो उसके मेडिकल टेस्ट होते थे, 60 ईयर्स तक का इंश्योरेंस मिलता था। पर थैंक्स टू मेडिकल एडवांसमेंट, थैंक्स टू इंश्योरेंस कंपनीज जो कि स्टैंड अलोन आई और उन्होंने एक शेप दी इसको, आज कोई 100 साल का व्यक्ति भी है तो उसको इंश्योरेंस मिल सकता है। आज कंपनी की अपनी एक अंडर राइटिंग गाइडलाइंस को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें इंश्योरेंस मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि अब हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए। विकास जी, बेसिक पॉलिसी और टॉपअप में क्या फर्क है? अमित, बेसिक पॉलिसी एक नॉर्मल पॉलिसी होती है जिसका जो प्रीमियम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वेयर एज टॉपअप जो होता है वो पॉलिसी एक सेपरेट पॉलिसी होती है, वो हमेशा बेसिक पॉलिसी के अबव चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बेसिक पॉलिसी से फॉर एग्जाम्पल ही हैज टेकन इट फॉर 5 लाख रुपीज़, सो वो अपना 1 CR तक का भी टॉपअप ले सकता है। तो जो प्रीमियम उसका 5 लाख की पॉलिसी में नहीं आता, उसका 1/4 प्रीमियम उसका टॉपअप पे आता है। सो पर जो टॉपअप प्लान होता है वो हमेशा बेसिक पॉलिसी के ऊपर चलता है। वंस द लिमिट ऑफ द सम इंश्योर्ड गेट्स एग्जॉस्टेड, देन यू कैन अवेल दैट टॉपअप पॉलिसी। सो उसके अंदर डिडक्टेबल ऑप्शंस होते हैं तो लोग उसको लेते हैं। आजकल बहुत फैशन में है वो, इंश्योरेंस कंपनीज भी काफ़ी प्रमोट कर रही हैं। इंश्योरेंस कंपनीज क्यों प्रमोट कर रही हैं? बिकॉज वो प्रॉफिटेबल पॉलिसी है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के एनालिसिस के हिसाब से, उनके डेटाबेस के हिसाब से, मेजर जो 95% ऑफ द क्लेम्स आते हैं इंश्योरेंस कंपनी में वो 5 lakhs एंड बिलो के आते हैं। बहुत बड़ी कोई इलनेस होती है तभी वो 5 lakhs एंड अबव आते हैं। मैं बहुत बड़े हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे तो छोटी पॉलिसी, छोटी क्लेम्स के भी बड़े क्लेम्स आते हैं। बट आज की डेट में भी इंडिया के अंदर जो मेजर क्लेम्स आते हैं वो 5 लाख के अंदर के आते तो हैं। विकास जी, अगर मेरे पास कोई बेसिक पॉलिसी है 10 लाख की एंड वो एग्जॉस्ट हो जाती है, तो उसके बाद फिर ये टॉपअप पॉलिसी अगर चलेगी? आपने, हाँ, अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी, बेसिक पॉलिसी ली है और 1 करोड़ का टॉपअप लिया है विद 10 लाख डिडक्टेबल, तो 10 लाख एग्जॉस्ट होने के बाद वो पॉलिसी आप एक्टिवेट कर सकते हो। आगे का जो क्लेम है वो आपको टॉपअप पॉलिसी से मिलेगा। और ये 10 लाख डिडक्टेबल क्या है? डिडक्टेबल मतलब कि पहले 10 लाख का क्लेम आप उस पॉलिसी से नहीं लोगे। पहला 10 लाख का, मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया कि ये जो पॉलिसी है ओवर एंड अबव चलती है। तो ओवर एंड अबव मतलब जब आपका एग्जॉस्ट हो जाएगी लिमिट, तब आप उसके अंदर आगे दूसरी पॉलिसी से अवेल कर सकते हो। विकास जी, अगर कोई पॉलिसी क्लेम करने जाता है तो क्या उसे कैशलेस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, नेटवर्किंग हॉस्पिटल में जाना चाहिए, या उसे कैशलेस ना करवा के पॉलिसी को रीइंबर्स करवाना चाहिए? अमित, इसका आंसर मैं आपको घुमा के देता हूँ। इसकी एक रिवर्स इंजीनियरिंग है, तो उसको मैं आपको बताता हूँ तो आपको और आपके व्यूवर्स को बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्लेम लेने के लिए 2 तरीके होते हैं। क्लेम जब आता है ना तो हमें नहीं पता होता कि वो हमारे पास कब आ रहा है, क्योंकि क्लेम की 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो प्लान्ड होगा और या वो अनप्लान्ड होगा। जब वो प्लान्ड है तो हमें पता है कि हमें किस हॉस्पिटल में जाना है, तो हमें हमेशा नेटवर्क हॉस्पिटल में जाना चाहिए। प्रायर क्लेम की इंटीमेशन देनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को, प्रायर क्लेम का अप्रूवल ले लेना चाहिए, ताकि उस दिन जिस दिन आप क्लेम के लिए जाओ उस दिन कोई हैसल ना हो। क्योंकि जो भी डॉक्टर आपको एडमिट करने के लिए डेट देगा, उसी दिन आपको अपने क्लेम के पेपर्स को आगे टीपीए डिपार्टमेंट में, टीपीए होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, आजकल हर हॉस्पिटल में एक सेल बन गई है, तो आपको उनको जाके अपने पेपर्स देने हैं, अपने आईडी प्रूफ देने हैं और वो क्लेम प्रोसीड कर देगा। तो जिस दिन आपका वो दिन आएगा, जिस दिन आपकी सर्जरी प्लान्ड होगी, उस दिन तक वो अप्रूवल आ चुका होगा। तो ये तो बात हो गई प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन की, जहाँ पे आप हमेशा नेटवर्क में ही जाइए, आप कभी भी नॉन नेटवर्क में ना जाइए। लेकिन इन केस ऑफ अनप्लान्ड हॉस्पिटल, जब हमें नहीं पता होता, सडनली हमें कोई दिक्कत होती है और हम लोग रश्ड अप होते हैं, हमें नहीं पता होता,
जो कि बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। सडनली कोई घर आता है तो कोई गिर जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी को लेके जा रहा होता है, तो हमें उस समय दिमाग नहीं चल रहा होता कि हम कहाँ जाएं। तो अगर हम कभी भी अनप्लान्ड सिचुएशन में हैं, तो हम कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे आप रिम्बर्समेंट की फैसिलिटी होती है। आपको जो भी खर्चा होता है वो आपको करना पड़ता है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के पास आना पड़ता है विथ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट से आप अपना इंश्योरेंस का क्लेम ले सकते हो। तो आपका जो क्वेश्चन था कि हमें कौन सा लेना चाहिए, तो इसका सिंपल जवाब है कि वो हमारे हाथ में नहीं होता है, तो वो हमारी सिचुएशन होती है कि हमें वो प्लान की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना है। राइट राइट। विकास जी, अगर कोई 80 से 90 साल का आदमी पॉलिसी लेना चाहे, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहे, तो क्या वो ले सकता है कि वो कवर्ड नहीं है? आज की डेट में आप 100 ईयर्स तक पॉलिसी ले सकते हो। यू हैव दैट कैपेसिटी, you should have the premium paying capacity. If you have that premium paying capacity, then you can go and you can take that insurance. आजकल there is no seizing limit. हर एक कंपनी की एक अंडरराइटिंग गाइडलाइंस है, यू हैव टू फॉलो दैट गाइडलाइंस एंड यू कैन गो एंड टेक द पॉलिसी। अब तो कई इंश्योरेंस कंपनी में विदाउट एनी मेडिकल टेस्ट यू कैन अवेल दिस पॉलिसी अप टू द एज ऑफ 100 ईयर्स, rather than some companies are going asking the people to for an insurance medical health checkup, और उसकी स्क्रीनिंग के बाद ही वो इंश्योरेंस पॉलिसी मिल सकती है। बाकी देयर इज़ नो एज, 100 ईयर्स का बंदा भी ले सकता है। अगर किसी को पॉलिसी करानी है अपनी, तो उस समय क्या उसको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे अपनी हेल्थ चेकअप से रिलेटेड? इंश्योरेंस का जो सबसे पहला प्रिंसिपल है दैट इज़ अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक प्रपोजल लेती है जिसके अंदर आप अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री बताएंगे। जैसे इंडिया बोला जाता है इट इज़ अ डायबिटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो ज़्यादातर लोगों को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, ये बेसिक चीज़ें आजकल मोर देन 50% लोगों को है। तो उस कंडीशन में वेन एवर यू टेक द पॉलिसी यू शुड टेल द इंश्योरेंस कंपनी, यू शुड फिल अ कंप्लीट प्रपोजल फॉर्म इन विच यू कैन मेंशन ऑल द डिसीजेज, ऑल द मेडिसिन जो आप ले रहे हो, कब से ले रहे हो, कितने mg की ले रहे हो, एंड आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। यू शुड टेल द इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज इट इज़ अ बिजनेस ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। आप आज इंश्योरेंस कंपनी के साथ फेथफुल रहोगे तो कल इंश्योरेंस कंपनी भी आपके बुरे वक्त पे खड़ी होगी। विकास जी, अगर मैंने आज कोई हेल्थ इंश्योरेंस ली है, तो मैं इसको किस दिन से कवर कर सकता हूँ? सेम डे से या कुछ इसमें वेटिंग पीरियड है? अमित, मैं आपको बहुत इजी वे में इसको समझाता हूँ। जो चीज़ तुरंत होती है ना, वो चीज़ इंश्योरेंस कंपनी में तुरंत कवर हो जाती है, जहाँ पे आपको वेट नहीं करना होता या आप वेट नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट्स पे आपका कोई वश नहीं है, तो एक्सीडेंट्स डे 1 से कवरेज होते हैं। बीमारियों में आपका कोई वश नहीं है, तो बीमारियों का कवरेज जो होता है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में 30 दिन के बाद से शुरू हो जाता है। वो बीमारियां जो कि सडनली हो जाती हैं, सडन, लाइक हार्ट अटैक हो गया किसी को, तो वो रुक नहीं सकता, ही हैज़ टू रश टू द हॉस्पिटल। किडनी फेलियर हो गया, लीवर में कोई इशू हो गया, तो ऐसी कोई भी बड़ी बीमारी जिसको आप रुक नहीं सकते उसके इलाज के लिए, कैंसर हो गया, ठीक है, हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए, पैरालिसिस, स्ट्रोक, तो इन सब चीज़ों के लिए आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ मैं अभी रुकूंगा, मैं आराम से सोचूंगा और फिर मैं इलाज कराऊंगा। यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। तो इंश्योरेंस कंपनी ने इनको 30 डेज के वेटिंग पीरियड में दायरे में रखा है। बट कई डिसीजेज ऐसी हैं जिसके लिए यू कैन वेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की आंखों में कैटरैक्ट है तो ही कैन गो टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, डॉक्टर कहेगा आप बता दो कब कराना चाहते हो, तो एक सर्टेन वो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो टल सकती है। लाइक आपको नी रिप्लेसमेंट कराना है, तो नी रिप्लेसमेंट इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस। हाँ, आज आप गए दिखाने, आपको प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर ने कहा आप भाई 6-8 महीने बाद करा लीजिएगा, अभी आप कर सकते हो, मतलब इट इज़ नॉट अ सडन डिसीज। तो ऐसी कई सारी चीज़ें, अपेंडिक्स हो गई, पाइल्स हो गई, प्रोस्टेट्स हो गए,
गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गए, तो ये सारी इंश्योरेंस कंपनी ने इन सब को स्पेसिफाइड डिसीजेस का नाम दिया है, क्योंकि ये ज़िंदगी में एक ऐसी कोई ना कोई ऐसी एज होती है जिसमें ये होती ही होती है। 99% लोगों को इनमें से किसी न किसी चीज़ से गुजरना पड़ता है। तो क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि ये सब चीज़ें आएंगी आएंगी उनके पास, और हिंदुस्तान में आजकल जब किसी को पता चलता है ना, तब वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ भागता है कि अरे मेरे को डॉक्टर ने बताया स्टोन है तो मैं जाके इंश्योरेंस करा लूँ, क्योंकि अब डॉक्टर ने कहा 6 महीने में करा लेना तुम। या किसी को पता चलता है मेरे को कैटरैक्ट हो गया तो वो इंश्योरेंस कराने चला जाता है। तो उस कंडीशन को देखते हुए, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी भी हिंदुस्तान में बिजनेस करने आई हुई है, तो उस कंडीशन को देखते हुए इन सब बीमारियों को 2 साल के वेटिंग पीरियड में रखा गया है। मतलब पहले 2 साल आप इन सब इन डिसीजेस का क्लेम आपको कंपनी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। तो विकास जी, क्या प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस का आप कितने फिट हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी एज पे डिपेंड करता है? इंश्योरेंस प्रीमियम को कैलकुलेट करने के कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं। पहला पैरामीटर होता है एज। एज के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। दूसरा पैरामीटर होता है फैमिली साइज, कि आपकी फैमिली में आप अकेले आ रहे हो या आप अपने फैमिली को लेकर आ रहे हो, पेरेंट्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। तो बेसिकली 2 पैरामीटर्स हैं, एज और फैमिली साइज, जिसके ऊपर, और द थर्ड वन इज कि व्हाट सम इंश्योर्ड आर यू ऑप्टिंग, यू वांट टू गो फॉर 5 लाख और यू वांट टू गो फॉर 1 करोड़ और फॉर 5 करोड़ पॉलिसी। फिर आजकल इंश्योरेंस कंपनीज में ईयर वाइज भी पॉलिसीज हैं। If you go for a 1 year policy, you can go for a 2 year policy and avail a 7.5 or 10% discount. For 3 year policy, you can get 10% or 15% discount on the policy. So आजकल ये भी बहुत ट्रेंडिंग है, लोग आजकल 2-3 साल के पॉलिसीज एक साथ भी करा रहे हैं। तो बेसिक जो पैरामीटर्स है, जो आपका बेसिक क्वेश्चन है, कि इसको कैलकुलेट करने के 2 पैरामीटर्स हैं, वन इज एज एंड वन इज अ फैमिली साइज। विकास जी, ये डे केयर प्रोसीजर क्या होता है? जैसे कि आपने वर्ड बोला डे केयर, मतलब जहाँ पे पूरे दिन हॉस्पिटल में नहीं रखा जाता। उसकी 2 वजहें हैं। पहली कि आजकल क्योंकि रश इतना ज़्यादा है, बीमारियाँ इतनी बढ़ गई हैं, तो हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। आजकल जैसे डेंगू का बहुत सारे आप क्लेम्स देख रहे होंगे, लोग बहुत बीमार हैं, तो हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं मिल पाता। और दूसरा, मेडिकल एडवांसमेंट बहुत बढ़ गई है। पहले जिस बीमारी के लिए हफ्ता 10 दिन रखा जाता था, आज वो सिंगल 1 दिन रखा जाता है। तो डे केयर इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी ने इस पॉलिसी को, इस प्रोडक्ट को इस पॉलिसी में डाला है, क्योंकि डे केयर मतलब जहाँ 24 घंटा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको हम डे केयर प्रोसीजर्स कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर के अंदर कीमोथेरेपीज होती हैं, जिसकी कॉस्ट 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक होती है, जिसको सवेरे आप जाइए, 2 घंटे में वो प्रोसीजर होता है, 2 घंटे बाद आप घर जा सकते हो, बट द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोसेस इज़ वेरी हाई। तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसको डे केयर में रख दिया है, ताकि लोग उसका बेनिफिट उठा पाएँ। लाइक कैटरैक्ट मैंने आपको बताया, या आई या नोज के मैक्सिमम ट्रीटमेंट्स, वो सब डे केयर की कैटेगरी में रखा हुआ है। आप सवेरे गए, आपने 1 घंटा 1.5 घंटे में 5-5 10-10 मिनट की सर्जरीज होती है, बाकी 1-1.5 घंटा डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, तो आप 2-3 घंटे में घर आ सकते हो। डायलिसिस हो गया, आप सवेरे गए, डायलिसिस कराया, आप आ गए घर। तो इन सब चीज़ों को, अगर ये सारी चीज़ें कवर ही ना होती, तो इंश्योरेंस कंपनी में लोगों को ये लगता कि हम प्रीमियम भर रहे हैं, हमें कोई इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी ने इन सारी कैटेगरीज को डे केयर कर दिया, बिकॉज मेडिकल एडवांसमेंट बहुत बढ़ गया। अगर आपने अपनी बेसिक पॉलिसी करा रखी है और आपने अपने टॉपअप भी करा रखा है, तो क्या जो चीजें आपको बेसिक पॉलिसी पे मिलेंगी वही सेम चीजें आपको आपके टॉपअप पे भी मिलेंगी? ऑब्वियसली वो दोनों पॉलिसीज पे आपको सेम कंडीशंस रहती हैं, बट टॉपअप आपका तब शुरू होता है जब आपकी बेसिक पॉलिसी खत्म हो जाती है। अगर आप पहले जाके सीधा टॉपअप से अवेल करना चाहेंगे, तो कोई भी आपका प्लान वर्क नहीं करेगा और आपका क्लेम डिनाइल में चला जाएगा। इन केस अगर आपका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर देती है, तो उस सर्कमस्टांसेस में एक इंश्योर्ड पर्सन क्या रिकोर्स ले सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको कुछ प्रोसेसेस बता देता हूँ जो
आपके व्यूअर्स भी सुन रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जब आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तो सबसे पहले आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो। मैं आपको बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा, बिकॉज लोगों को इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या प्रोसेसेस होते हैं, कि जब उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो वो उस प्रोसेसेस को फॉलो करें। सबसे पहले तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी से अपनी पूरी प्रॉब्लम को रखेंगे, आप उनको बताएंगे कि ये आपकी पॉलिसी है और इसके इन पैरामीटर्स में ही वो क्लॉज आता है। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास दो रास्ते हैं, पहला वो आपका क्लेम सेटल कर देगी, दूसरा वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी। अगर वो आपका सेटल कर देती है तो आपका चैप्टर वहीं क्लोज होता है, आप हैप्पली अपने घर चले जाते हो। अगर वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है तो आपके पास एक एस्केलेशन मैट्रिक्स आ जाएगी। वो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि भाई आपको अगर अभी भी कोई हमसे सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हमारे यहाँ ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल पे चले जाओ। वहाँ से आप ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल पे जाते हैं। जब आप ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल में हैं तो ग्रीवियंस ऑफिसर आपसे बात करता है उस इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे। वहाँ पे वो आपसे सारी बातें फिर से सुनता है, पूरी बातों को फिर समझता है। वो बहुत एक्सपर्ट होता है, वो आपको समझाने की कोशिश करता है कि नहीं सर ये आपके पैरामीटर्स हैं या ये नहीं है। अगर वो ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर को आप सेटिस्फाई कर लेते हो तो वो इंस्ट्रक्ट कर देता है इंश्योरेंस कंपनी को कि आपका क्लेम को पास कर दिया जाए, और इंश्योरेंस कंपनी अपने ग्रीवियंस ऑफिसर की बात सुन के उस क्लेम को पास कर देती है। अगर उस ग्रीवियंस ऑफिसर को ये लगता है कि नहीं वो आपका बात जस्टिफाइड नहीं है, या आपकी जो डिसीज है या आपका जो क्लेम है वो आपके पॉलिसी के क्लॉज में नहीं आ रहा है, तो इन दैट सिनेरियो वो ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर आपका क्लेम रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद आपके पास और तीन ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है ओम्बड्समैन। आप यही बात अपने ओम्बड्समैन को बताते हैं, वहाँ ओम्बड्समैन ऑफिसर आपके साथ ये सारी बातें डिस्कस करता है, और अगर ओम्बड्समैन ऑफिसर आपसे सेटिस्फाई हो जाता है तो क्लेम वहाँ पे सेटल हो जाता है। नहीं होता है तो फिर आपके पास फिर दो तीन ऑप्शंस बनते हैं। ओम्बड्समैन के बाद आप आते हो कोर्ट में। तो ऐसे कई लेवल्स ऑफ एस्केलेशन रहते हैं हमेशा इंश्योर्ड के फेवर में, कि वो उस एस्केलेशन मैट्रिक्स को फॉलो कर सकता है। पर आपको जो भी प्रोसीजर करना है उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओम्बड्समैन के पास जाते हो कि भाई मेरा क्लेम नहीं पास हुआ है और मेरा इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है, तो वो आपसे कहेगा कि मुझे रिजेक्शन लेटर दिखाइए कि हमारे से ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं उसने उन्होंने आपको रिजेक्शन का लेटर दिया है, तभी वो आपको एंटरटेन करेगा। या आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट या आप नेशनल कमीशंस में जाते हो तो उस कंडीशन में भी वो आपसे पूछेंगे कि भाई पहले उनका क्या रिव्यू रहा है पीछे का। जब आप उस एस्केलेशन या उस मैट्रिक्स को फॉलो करते हैं तभी वो आपको अलाउ करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं और अपना डिसीजन देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये पूरा प्रोसेस हर इंसान को फॉलो करना चाहिए ताकि उसको ईज हो जाए। उसको पता होना चाहिए कि वो उसको कब कहाँ जाना है, कब जाके किससे बात करनी है, जहाँ पे उसकी वो सुनवाई हो सके और वो उसका जो ग्रीवियंस है वो रिजॉल्व हो सके। विकास जी, एक आदमी कैसे डिसाइड करे कि कौन सी पॉलिसी बेस्ट होगी उसके लिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। सबसे पहले तो इंसान, जैसे आपने बोला, पॉलिसी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको पहले लेनी किसके लिए है। अगर आपकी एज कम है तो आपको अकेले सिंगल लेनी है, या आप मैरिड हैं, या आप अपने फैमिली के लिए लेना चाहते हैं, या आप अपने पेरेंट्स के लिए लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको वो पॉलिसी लेनी किसके लिए है। उसके बाद आज की डेट में तो बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है मार्केट के अंदर। आपको उनके पॉलिसी के फीचर्स को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, या किसी अच्छे इंश्योरेंस एक्सपर्ट की आपको सलाह लेनी चाहिए जो आपको उस पॉलिसी के बारे में बता सके, आपको बता सके कि एक्चुअली में उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और उसको ये आइडिया हो कि जब कभी भी क्लेम, मैंने फिर बोला मैं हर बार बोलता हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग, जिसको इस पॉलिसी की रिवर्स इंजीनियरिंग पता होगी वो ये पॉलिसी अच्छे से आपको समझा पाएगा। अगर उस आदमी को ये पता होगा कि वो क्लेम के समय क्या सिचुएशन होगी या उसका रिजोल्यूशन क्या होगा, तो वो आपको पॉलिसी बेच पाएगा। तो किसी भी अच्छे वेरीफाइड रिसोर्स से आप पूरी उसकी क्लेम की इंजीनियरिंग को समझिए, क्लेम के प्रोसेस को समझिए। अगर वो बंदा आपको आपको क्लेम प्रोसेसेस या क्लेम की पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग बता पाता है
आपको पॉलिसी के क्लॉजेस, आपको ब्राउचर्स, आपको आजकल तो वन पेजर्स का ज़माना है। अब आजकल 10 पन्ने का ब्राउचर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हर कंपनी वन पेजर दे देती है कि भाई आप 20 पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में समझ लो कि हम क्या-क्या दे रहे हैं, क्या-क्या नहीं दे रहे हैं, जो आपके 99% क्वेश्चंस का आंसर होता है उन वन पेजर्स में। तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी कोई इंश्योरेंस एक्सपर्ट से आप सलाह कर सकते हैं, जिससे भी आपको लगता है कि हाँ भाई ये आपके साथ एसोसिएटेड है, आपको कई समय से जानता है, तो आप उससे जाके सलाह ले सकते हैं और आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को प्लान कर सकते हैं। हर इंश्योरेंस कंपनी के कोई ना कोई यूएसपीज हैं, किसी कंपनी का कोई चीज़ अच्छी है तो किसी कंपनी की कोई चीज़ अच्छी है। और आजकल तो ज़माना कंपटीशन का है, तो हमेशा इसके अंदर जब भी कंपटीशन होगा, फ़ायदा हमेशा एंड यूज़र का होगा। तो इतना कंपटीशन है इंश्योरेंस कंपनीज़ का, आप सिर्फ गूगल में लिख दो मुझे इंश्योरेंस चाहिए, आपके पास 20 फ़ोन आ जाएँगे, आपको 90% एजुकेट तो वही लोग कर देंगे। आपको लेना कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उनसे सलाह ही कर लो कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट लेना है, आप ये क्यों बेच रहे हो, तो वो उस प्रोडक्ट की कमियाँ आपको बता देगा। जैसे हम गाड़ियाँ लेने जाते हैं, तो अगर आप मारुति की गाड़ी ले रहे हो तो आप 3 डीलर पे जाओ मारुति के, तो एक आदमी कहेगा मेरे पास ये डिस्काउंट ले लो, दूसरा कहेगा मुझसे ये डिस्काउंट ले लो। तो वैसे ही इंश्योरेंस है, तो आपको गाइडेंस की आजकल ज़रूरत नहीं है, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ आप देख सकते हो। पर मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप किसी इंश्योरेंस एक्सपर्ट से सलाह करें, ताकि वो आपको उसका बेस्ट एजुकेशन दे सके, आपको बता सके कि आपके लिए क्या बेस्ट है और आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स बता सके। बिकॉज़ इंश्योरेंस लेना बहुत आसान चीज़ है, बट सही इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो, बिकॉज़ आज भी ये बहुत इमोशनल कॉर्नर है। जब लोग परेशान होते हैं ना, तो लोगों को कोई होना चाहिए कि वो उनकी उस सपोर्ट समय दे सके। सपोर्ट पे खड़ा हो। और उस समय जब इंश्योरेंस कंपनी भी हाथ खड़ी कर लेती है, तब आपको लगता है कि यार ये मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है कि इंश्योरेंस लेकर। तो इंश्योरेंस को समझ के लीजिए, उसके बेनिफिट्स को पढ़ के लीजिए, उसके ब्राउचर्स, वन पेजर, सारी चीज़ें समझिए, 2-4 लोगों से, एक्सपर्ट से राय लीजिए, उसके बाद ही आप ये इंश्योरेंस लीजिए। क्योंकि 90% लोग जो इंश्योरेंस में चीटेड होते हैं या मिस सेलिंग का शिकार हो जाते हैं, वो तभी होते हैं जब वो ओवर द फ़ोन किसी से बात करके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अपना इंश्योरेंस ले लेते हैं। मेरा आज भी यही सबसे कहना है कि अपने सामने बैठिए, लोगों से बात करिए, लोगों की नॉलेज को चेक करिए और उसके बाद इंश्योरेंस प्लान करिए। ये नहीं कि आपने बस वो सोचा मैं इंश्योरेंस ले लूँ और आपने इंश्योरेंस ले लिया। क्योंकि 90% जो इंश्योरेंस बेच रहे हैं उनको भी नहीं पता कि वो बेच क्या रहे हैं। उनके पास भी एक स्क्रिप्ट होती है, वो फ़ोन पे वो स्क्रिप्ट बोलते हैं और आप इंश्योरेंस ले लेते हैं। और एंड में जब वो इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता है, तो आप कहते हो ये तो सबसे बेकार चीज़ है। लेकिन आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज़रूरत है। आप इसको अगर समझदारी से लेंगे तो आप कभी चीटेड नहीं होंगे और आपके लिए हमेशा वो अच्छा रहेगा। Vikas ji, thank you so much for coming to our show. I hope this podcast benefits our viewers. Yeah, thanks, Amit. I hope so. I just, tried to give an exact insights about what actually people are facing when they are, having a health insurance policy, their claim redressals. So मुझे लगता है कि अगर आपके व्यूवर्स मेरी बात सुन रहे हों और उन उस मेरी बातों से उनको 1% भी बेनिफिट होता है ना, तो हमारे लिए आज का ये शो जो है एक सक्सेस है। और आई वंस अगेन थैंक you for inviting me, and all the very best for your upcoming shows.